Now it's time to discuss types of verb in detail. So here we have first type, which is action verb. Action verb describes physical और mental action. एक्शन वर्ब जो होते हैं वो फिजिकल और मेंटल एक्शन दोनों को शो करते हैं. फिजिकल एक्शन में बॉडी मूवमेंट शामिल होती है और मेंटल एक्शन में थिंकिंग प्रोसेस या कॉग्निटिव प्रोसेस शामिल होता है. ही रन्स एवरी मॉर्निंग. इन दिस एग्जाम्पल रन शोज फिजिकल मूवमेंट, सो इट इज़ फिजिकल एक्शन वर्ब. इसी तरह ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड. राइटिंग इज़ ऑल्सो अ फिजिकल एक्शन बिकॉज मसल्स मूवमेंट शो करता है. दे थिंक अबाउट द सोल्यूशन केयरफुली. थिंक एक मेंटल एक्शन वर्ब है. ऑर्गेनाइज, अरेंज, प्लान, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मेंटल एक्शन वर्ब. द डॉग जम्प्स ओवर द फेंस. जंप is a body movement, so it is a physical action verb. इसी तरह she teaches English at a school. Teaching is also a physical action. तो with action verbs वो होते हैं जो physical और mental movement को शो करते हैं. अब हम बात कर लेते हैं linking verb की. Linking verb basically do not show any kind of action but instead connect the subject to additional information अबाउट इट्स स्टेट, कंडीशन और आइडेंटिटी. इसका क्या मतलब है? लिंकिंग वर्ब को बेसिकली हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स भी कहते हैं, यानी होने की हालत जाहिर करने के लिए हम वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. ये किसी किस्म का एक्शन शो नहीं करते, ना कोई मेंटल ना कोई फिजिकल, बल्कि ये कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ, और वो इंफॉर्मेशन स्टेट, कंडीशन और आइडेंटिटी के बारे में हो सकती है. एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर होंगी. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है. इसमें एक आइडेंटिटी शो की जा रही है और जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो है इज़. दे वर हैप्पी आफ्टर द इवेंट. इसमें एक मूड बताया गया है कि वो वाक़ये के बाद खुश थे. तो इसमें जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है और ये स्टेट को बयान कर रहा है, इमोशंस को बयान कर रहा है. द केक स्मेल्स डिलीशियस. केक की कंडीशन बताई गई है कि वो बड़ा स्मेल कर रहा है, डिलीशियस. ही सीम्स टायर्ड टुडे. अब ये यहाँ पर भी एक स्टेट की एक हालत को बयान किया गया है. तो सीम्स जो है वो लिंकिंग वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग है. दिस बुक विल बी यूज़फुल फॉर रिसर्च, कि ये किताब रिसर्च के लिए बड़े मुफीद होगी. तो इसमें फ्यूचर स्टेट की बात की जा रही है, फ्यूचर हैपनिंग की बात की जा रही है. हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब. अब ये क्या होते हैं? ये बेसिकली असिस्ट करते हैं मेन वर्ब्स को टू फॉर्म टेंस, मूड और वॉइस. टेंसेस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब को हेल्प कर रहे होते हैं. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब को हेल्प करने वाले. तो डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली. ये इंडिपेंडेंटली कोई फंक्शन नहीं करते. इट मीन्स कि सेपरेटली कोई इस्तेमाल नहीं होता इनका, बट हेल्प कन्वे एडिशनल मीनिंग के लिए कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब, कॉमन हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर, वॉज, वॉट, जो पीछे हमने लिंकिंग वर्ब्स पढ़े हैं जो कि स्टेट, कंडीशन और आइडेंटिटी को शो करते हैं. लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से मुराद ये है जो टेंस बनाने के लिए, मूड और पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो वही है जो लिंकिंग वर्ब है, लेकिन इस्तेमाल मुख्तलिफ है. मॉडल हेल्पिंग वर्ब एक अलग कॉन्सेप्ट भी है, इसको हम डिटेल में अगली स्लाइड में समझेंगे. अभी जस्ट मैं आपको एक जनरल व्यू दे रही हूँ कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, विल, वुड, शुड और इस तरह के और भी बहुत सारे हो सकते हैं. एग्जाम्पल से हम चीज़ें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगी. तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम. ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और इसमें इज़ का इस्तेमाल किया गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करके. दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट. हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कंप्लीशन ऑफ वर्क की बात हो रही, कंप्लीशन ऑफ टास्क की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ही डज़ नॉट लाइक स्पाइसी फूड. इसमें डज़ नॉट का इस्तेमाल किया गया. यू नो वेरी वेल दैट डू एंड डज़ यूज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पे एक रूटीन की बात हो रही है, ये एक हैबिट की बात हो रही है. वी विल विजिट द म्यूज़ियम टमोरो. अब इसमें वर्ड टमोरो और विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और ये आने वाले वक्त के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर. अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक नेसेसिटी की हो रही है, एक ज़रूरत की हो रही है, और इसके लिए जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो मस्ट है. आगे मज़ीद हम मॉडल वर्ब्स को अच्छे से समझेंगे. सो मॉडल वर्ब्स आर a type of helping verb. Obviously,
that they express possibility, necessity, ability, permission or obligation in a sentence. They modify the meaning of the main verb but and do not change form based on tense or subject. मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, लेकिन ये फ़िक्रे में इम्कान, ज़रूरत, काबिलियत, परमिशन, इजाज़त और ज़िम्मेदारी को शो करते हैं। ये मेन वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन ये बदलते नहीं हैं टेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक। यानी तमाम सब्जेक्ट के साथ एक तरह का ही हेल्पिंग वर्ब होगा जो उसकी फंक्शन के मुताबिक होगा। जो बात पेश की जा रही होगी, जो बात प्रेजेंट की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये टेंसेस में इनका बेस नहीं करते। ये टेंसेस में कॉमन मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं? एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को फ़िक्रे में शो करने के लिए हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि वो 3 ज़ुबानें रवानी के साथ बोल सकती हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस फ़िक्रे में एक किसी की काबिलियत को बताया जा रहा है, किसी की जहानत को बताया जा रहा है कि वो 3 ज़ुबानें बोल सकती है। तो शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, तो इसमें कैन जो है वो एबिलिटी को शो कर रहा है। इसी तरह मे माइट का इस्तेमाल किया जाता है हम इजाज़त के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। अक्सर हम जब बच्चे क्लासरूम में एंटर होते हैं तो वो पूछते हैं टीचर से मे आई कम इन, तो वो इजाज़त, परमिशन के लिए मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा पॉसिबिलिटी यानी इम्कान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो जाए, पॉसिबिलिटी है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। ही माइट विजिट अस नेक्स्ट वीकेंड, वो हमें नेक्स्ट वीकेंड मिलने के लिए आए, तो पॉसिबिलिटी है दे मे कम और नॉट। एक और चीज़ यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि मे और माइट का इस्तेमाल हम दुआ के लिए भी करते हैं। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं मे यू सक्सीड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, मे यू प्रॉस्पर, तो इसमें मे का इस्तेमाल हम दुआ के लिए कर रहे होते हैं। ये मॉडल वर्ब दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी मॉडल वर्ब्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस में या अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल होते हैं। जो बात की जाएगी उसके मुताबिक होगी। अगर फ़िक्रे में ज़रूरत या ज़िम्मेदारी की बात की जा रही है तो हमने मस्ट का वर्ड यूज़ करना है, यानी मस्ट मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि कल तक तुम्हारी असाइनमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो, ये सेंटेंस में मस्ट मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। उसके बाद शेल और शुड का इस्तेमाल हम सजेशन और एक्सपेक्टेशंस के लिए करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, तो आई वुड से दैट यू शुड बी हैप्पी, यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी इन फैक्ट। इसी तरह दिस शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी। अब इसमें एक्सपेक्टेशन है कि आपको हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। विल और वुड का इस्तेमाल फ्यूचर इंटेंशन के लिए करते हैं और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन से मुराद फ़र्ज़ी सूरत हाल या फ़र्ज़ी बात। फ्यूचर मतलब आने वाले वक्त की कोई प्लानिंग या कोई इरादा आप कर रहे हो, तो आप उस हवाले से सेंटेंस में विल का इस्तेमाल करेंगे या वुड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या हो सकती है? अगर मैं कहूँ कि मैं काश मैं एक परिंदा होती और मैं दुनिया में घूमती फिरती या उड़ती फिरती, तो मैं कहूँगी इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर मैं ये कहूँ कि काश मैं अमीर होती तो मैं गरीबों में मुफ्त अनाज बांटती, सो आई वुड से इफ़ आई वर रिच आई वुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। तो आप देख सकते हैं कि वुड का इस्तेमाल मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, फ़र्ज़ी बात जिसमें हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और जानना ज़रूरी है कि वुड का इस्तेमाल हम फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 2 में भी करते हैं। उसमें भी हाइपोथेटिकल बात हो रही होती है, कोई फ़र्ज़ी बात भी हो सकती है उसमें। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें नसीहत नहीं करूँगी या तुम्हें मशवरा नहीं दूँगी। इफ़ यू डिड नॉट लिसन टू मी आई वुड नॉट एडवाइस यू एंड आई वुड नॉट हेल्प यू। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ट्रांसमिट से निकला है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि आगे मुंतकिल करना, यानी कि एक ऐसा वर्ब जो अपना मीनिंग आगे मुंतकिल करता है, यानी कि वो आगे ऑब्जेक्ट लेता है फ़िक्रे के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी रोट अ पोइम, शी रोट व्हाट। याद रखिए, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेते हैं और ऑब्जेक्ट से आगे पैसिव वॉइस बनते हैं। और आसान तरीन लफ्ज़ों में बात करूँ तो ट्रांजिटिव वर्ब हमें व्हाट का जवाब देते हैं, यानी कि शी रोट व्हाट अ पोइम। शी सब्जेक्ट है, रोट ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि आगे वो ऑब्जेक्ट ले रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम होता है, तो पोइम को लिखा गया, पोइम एक ऑब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक ऑब्जेक्ट। इसी तरह ही बॉट व्हाट अ कार, इसमें बॉट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है।
इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं विच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट, दे कंप्लीट देयर मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, शी स्लीप्स पीसफुली. इस सेंटेंस में स्लीप जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया, बल्कि पीसफुली तो एक एडवर्ब ऑफ मैनर है. इसी तरह दे अराइव्ड लेट. अराइव जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसने अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता. और इस तरह के फिक्रों के पैसिव वॉइस भी नहीं बनते. एक मेजर मिस्टेक जो कॉमन नज़र आती है स्कूल्स में, जब टीचर्स पढ़ाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो कहते हैं कि वो स्कूल जाता है. कॉमन सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक गलती है जो मैंने देखी है, मैंने नोट की है, और गलतियों को हमेशा ठीक करना चाहिए. तो हम कहते हैं सब्जेक्ट जो है वो, जाना जो है वो ही के साथ गोज़ आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट है स्कूल. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. स्कूल इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट. स्कूल ऐसा नहीं कि जिस पे काम हो रहा है. स्कूल एक डायरेक्शन है, स्कूल एक लोकेशन है. तो ही गोज़ टू स्कूल ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ना कि ऑब्जेक्ट. गो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है. अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब का. रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होते हैं विच फॉलो अ स्टैंडर्ड पैटर्न बाय एडिंग ed और d इन पास्ट टेंस. क्या मतलब है कि रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, याद रखें वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड को हम पास्ट कहते हैं, और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल. तो ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ed और d आ जाए तो उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, जैसे कि वॉक, वॉक्ड, प्ले, प्लेड. इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज होती है, ये वेरिएशन पाई जाती हैं. यानी इरेगुलर वर्ब्स में सेकंड और थर्ड फॉर्म वेरी कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, गो, वेंट, गॉन. गो जो है वो डिफरेंट है वेंट से, और वेंट डिफरेंट है गॉन से. तो तीनों फॉर्म से एक दूसरे को मैच नहीं कर रही, तीनों फॉर्म एक दूसरे को डिफ़र कर रही हैं, और ये जो है वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही. तो इनको हम कहेंगे ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, क्योंकि इनमें ed और d सेकंड और थर्ड फॉर्म में नहीं आता. इसी तरह ईट, एट, ईटन, और अराइज, अरोज, अरीजन. तो वो फॉर्म्स जो वेरी करें सेकंड और थर्ड में, और स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो ना करें, उनको इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है. अच्छा जी, now it's time to do a small activity. We need to solve this exercise by putting the right helping verb into the blanks. So first statement, the flowers dash fresh and colorful. The flowers looks fresh and colorful. She dash very tired after work. इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा she seems very tired after work. इस तरह जितने भी ये सेंटेंस हैं, आप इसको अपनी मदद आपके तहत हल करने की कोशिश करें, और जब आप इनको हल कर लें तो ईमानदारी के साथ अपने आंसर्स को आप टैली करें इन जवाब के साथ. अगर आपके जवाब ठीक हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट हाउ मैनी correct answers you have got. So take a lot care of yourself, and keep learning, and keep struggling. Thank you.